Till now, I have explained you the method of the rules for debit and credit by traditional method. Okay. Now, I'm going to explain you the rules of debit and credit by modern method. Under the modern method, we have divided total accounts in 5 categories. Okay. The categories are assets, expense, capital, liabilities and revenues. Right? So capital, what is included in asset is cash in hand, cash at bank, land, building, plant, machinery, furniture, fixtures, motor, vehicle, goodwill, patents, copyright, prepaid expense, accrued incomes. Then debtors, stock, bills receivable, livestock, investment, loans and advances given. ओके, तो हियर यही चीज हमने पिछले वाले जो सिस्टम था हमारा उसमें भी किया था, लेकिन वहां पर हमने उसको रियल अकाउंट की कैटेगरी में डिवाइड किया था और रियल अकाउंट में फिर हमने फर्दर 2 कैटेगरीज बनाई थी, टेंजिबल असेट्स एंड इनटेंजिबल असेट। यहां पर भी वही चीज है कि यहां पे हमने उसको डायरेक्टली बोला है असेट, और असेट में हमने सभी को इंक्लूड किया है वेदर दे आर टेंजिबल और इनटेंजिबल। राइट? तो इसमें कुछ चीजें हैं जो टेंजिबल हैं और कुछ हैं जो इनटेंजिबल हैं, और कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो यहां पर हमने असेट में डाली हैं, वहां पर हम उसको पर्सनल अकाउंट में क्लासिफाई करते हैं, जैसे डेटर्स हैं और बैंक है। ठीक है? तो ये दोनों सिस्टम का अपना अपना तरीका है, बट अल्टीमेटली जो डेबिट और क्रेडिट डिसाइड होगा दैट वुड बी द सेम। उसके बाद जो सेकेंड कैटेगरी है दैट इज ऑफ एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में देयर आर सो मेनी थिंग्स, सैलरी, वेजेस, डिस्काउंट अलाउड, इंटरेस्ट पेड, कमीशन अलाउड, कमीशन पेड, रेंट पेड, फ्रेट, कार्टेज, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, पोस्टेज, स्टेशनरी, प्रिंटिंग, बैड डेट्स, डेप्रिसिएशन, टेलीफोन एक्सपेंसेस, रॉयल्टी, बैंक चार्जेस और परचेजेस। जो यहाँ पे परचेज इंक्लूड किया गया है वो परचेज समटाइम्स कुछ लोग असेट पे क्लासिफाई करते हैं, उसकी जगह यहां से स्टॉक हटा देते हैं, मतलब स्टॉक और परचेज को सेम माना गया है, तो दे आइदर क्लासिफाई इन आइदर एक्सपेंस और असेट, बट इट डजंट मैटर क्योंकि दोनों के लिए रूल सेम होता है। उसके बाद आते हैं कैपिटल। कैपिटल इज अ लायबिलिटी। ठीक है? तो कैपिटल में 2 चीज हम यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं, एक कैपिटल इटसेल्फ अकाउंट और अनदर अकाउंट इज ड्रॉइंग अकाउंट, बिकॉज इट इज ऑल्सो कनेक्टेड विद द कैपिटल। राइट? आफ्टर दैट लायबिलिटीज, देयर आर सो मेनी लायबिलिटीज। लायबिलिटीज में मैंने आपको इससे पहले क्लासिफिकेशन बताया था कि लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म होती हैं, या फिर करंट लायबिलिटीज और नॉन करंट लायबिलिटीज होती हैं, इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल लायबिलिटीज भी होती है। तो कैपिटल इज ऑल्सो लायबिलिटी, whereas other liabilities are also liabilities. Capital is called internal liability and other liabilities are external liabilities like bank overdraft, bills payable, creditors, loan taken. Then outstanding expenses, unearned income and provision for expenses, security deposits, etc. These are some things. कुछ और भी चीजें इसमें हो सकती हैं, यहां मैंने कुछ इंस्टेंसेस ही आपको लिख के दिए। ठीक है? उसके बाद वी आर कमिंग टू द रेवेन्यूज। रेवेन्यूज का मतलब होता है अर्निंग्स से। तो यहां पर जो अकाउंट आप इंक्लूड करते हैं दे आर द सेल्स अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, बैड डेट्स रिकवर्ड, रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड और ऐसी कुछ और चीजें भी हो सकती हैं। ठीक है? तो यहां पर टोटल मिला के ये 5 क्लासिफिकेशन किए गए हैं। अब इन 5 के लिए रूल्स बनाए गए हैं। ठीक है? तो 5 के लिए रूल जो बने हुए हैं वो 5 रूल नहीं है, ओवरऑल 2 ही रूल्स हैं। ठीक है? तो टोटलिटी में अगर आप देखते हैं तो एक्सपेंसेस और असेट के लिए जो रूल एप्लीकेबल है दैट इज द सेम रूल, एंड कैपिटल, लायबिलिटीज एंड रेवेन्यूज के लिए जो रूल्स अवेलेबल है या एप्लीकेबल है वो सेम रूल होता है। लुक एट द रूल्स। डेबिट व्हेन देयर इज इंक्रीज इन असेट, मींस जब आप कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो कोई चीज या तो आपकी बढ़ती है या कम होती है। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि विच थिंग इज बीइंग इंक्रीजिंग एंड विच इज बीइंग डिक्रीजिंग। ओके, उसके बाद आपको देखना होता है कि जो इंक्रीज होने वाली चीज है वो असेट है, एक्सपेंस है, लायबिलिटी है, इनकम है या फिर
कैपिटल एंड अकॉर्डिंग टू दैट आपको वहां पे रूल अप्लाई करना होता है। तो असेट के रिलेशन में जो रूल है वो ये है कि वेन एवर देयर इज इंक्रीज इन असेट द असेट अकाउंट इज टू बी डेबिटेड एंड whenever there is decrease in asset then asset account will be credited. The same rule is applicable for the expenses. Whenever you incur any expenses incur करना मतलब expenses increase होना। तो whenever there is increase in expenses they will be debited and if the expenses are decreasing then they will be credited. After that capital के लिए, liability के लिए, revenues के लिए same rule applicable है। यहां पर रूल लिखा हुआ है डिक्रीज इन कैपिटल। अगर कैपिटल डिक्रीज हो रही है तो आप उसको डेबिट करेंगे और अगर कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो आप उसको क्रेडिट करेंगे। उसके बाद लायबिलिटी में सेम रूल है, इफ द लायबिलिटीज आर डिक्रीजिंग दे हैव टू बी डेबिटेड एंड लायबिलिटीज आर इंक्रीजिंग दे हैव टू बी क्रेडिटेड। एंड सेम इन केस ऑफ revenue or incomes, if the incomes or revenues are decreasing they will be debited and if they are increasing they will be credited. अब टोटलिटी में अगर आप देखें तो यहां पर आपको सिर्फ एक रूल याद रखना है, आइदर असेट के लिए या एक्सपेंस के लिए, और उसका जस्ट अपोजिट रूल आपको इन तीनों के लिए अप्लाई करना है। तो हमारा रूल हो गया कि डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड असेट इफ दे आर इंक्रीजिंग एंड क्रेडिट इफ द एक्सपेंसेस आर डिक्रीजिंग और असेट आर डिक्रीजिंग। ठीक है, और इसका जस्ट उल्टा आपको रूल अप्लाई करना है इनके लिए, बिकॉज ऑफ क्योंकि हमने जो अकाउंटिंग इक्वेशन देखी थी, अकाउंटिंग इक्वेशन में ये दो अपोजिट साइड की चीजें हैं। ठीक है, असेट्स और लायबिलिटीज बोथ ऑफ देम आर जस्ट अपोजिट टू ईच अदर। तो ऑब्वियस सी चीज है कि जो असेट के लिए रूल एप्लीकेबल होगा वो असेट लायबिलिटीज के लिए जस्ट अपोजिट हो जाएगा और जो लायबिलिटी के लिए एप्लीकेबल होगा वो असेट के लिए जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो आपको यहां पे ये 5 अलग अलग रूल याद रखने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप इमेजिन करें सिर्फ असेट के लिए रूल और असेट और एक्सपेंसेस का जो रूल होगा वो सेम होगा और उस रूल के जस्ट अपोजिट आप अप्लाई करेंगे लायबिलिटीज के लिए, कैपिटल के लिए और इनकम के लिए। ठीक है, तो अगेन मैं फिर से एक बार रूल आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। इफ देयर इज इंक्रीज इन असेट और एक्सपेंसेस asset and expense account will be debited. If there is decrease in asset or expenses, their account will be credited. Just opposite to the asset, if there is increase in liability, income or capital, account will be credited. And if there is decrease in any of these three, the account will be debited. ठीक है, इस तरीके से आपको अप्लाई करना है ये रूल। अब इफ यू रिमेंबर, जो इससे पहले मैंने आपको इक्वेशन बताई थी, बनाना सिखाई थी, और उसमें यही चीज मैंने अप्लाई की थी कि वेन एवर यू डू एनी ट्रांजेक्शन यू जस्ट सी कि व्हाट इज इंक्रीजिंग एंड व्हाट इज डिक्रीजिंग। जो हमारा इक्वेशन का कंसेप्ट था उसमें हम यही चीज देख रहे थे कि कौन सी चीज बढ़ रही है और कौन सी चीज कम हो रही है। ठीक है, वहां पे हमने सिर्फ 2 पार्ट रखे थे, असेट एंड लायबिलिटीज। ओके, जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो वहां पर हम 5 पार्ट में इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, जो एक्सपेंसेस और इनकम का पार्ट था इक्वेशन में हम उसको कैपिटल में एडजस्ट करते थे, लेकिन यहां पर आपको उसको कैपिटल में एडजस्ट नहीं करना है, दे हैव टू बी कीप सेपरेटली। ठीक है, तो आप उनको अलग से रखेंगे, उनके लिए सेपरेट अकाउंट खोला जाएगा, दे विल नॉट बी मर्ज्ड इन कैपिटल अकाउंट। ओके, तो आफ्टर एवरी ट्रांजेक्शन यू हैव टू लुक के कौन सी चीज बढ़ रही है और कौन सी चीज कम हो रही है, पहली चीज। ठीक है, क्योंकि आफ्टर द ट्रांजेक्शन समथिंग विल बी इंक्रीज एंड समथिंग विल बी डिक्रीज। ओके, आफ्टर दैट उसके बाद आपको यह देखना है कि इंक्रीज होने वाली जो चीज है वो कौन सी कैटेगरी में आ रही है इन 5 में से, और डिक्रीज होने वाली जो चीज है वो इन 5 कैटेगरीज में कौन सी कैटेगरी में आ रही है। अब मे भी कि जो इंक्रीज और डिक्रीज होने वाली चीजें हैं वो दोनों एक ही कैटेगरी की भी हो सकती है। ठीक है, जैसे अगर हम गुड्स परचेज करते हैं फॉर कैश, तो गुड्स हमारा इंक्रीज होता है और कैश हमारा डिक्रीज होता है, राइट, एंड बोथ ऑफ देम बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी। ठीक है, असेट की कैटेगरी में आते हैं। कैश इज गोइंग, डिक्रीज हो रहा है, और स्टॉक इंक्रीज हो रहा है।
तो जो स्टॉक है उसके अकाउंट को हम डेबिट करेंगे बिकॉज इट इज इंक्रीजिंग एंड कैश इज डिक्रीजिंग, तो उसके अकाउंट को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। इस तरीके से आप डिसाइड करेंगे कि आपको कौन से अकाउंट को डेबिट करना है और कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना है। द सेम रूल में बी अप्लाइड। यही तरीका आप रियल, पर्सनल और नॉमिनल अकाउंट में भी कर सकते हैं। वहां पर आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि जो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, जो आपका ट्रांजेक्शन है उसमें कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हैं, उन अकाउंट को पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है, मार्क करना पड़ता है। मार्क करने के बाद आपको उसकी कैटेगरी डिटरमाइन करनी होती है कि वो रियल नेचर है, पर्सनल नेचर है या नॉमिनल नेचर है। और उसके बाद फिर आपको वहां पे रूल अप्लाई करना होता है। इफ द अकाउंट इज of personal nature, then you have to apply the rule of personal account. If the account is of real nature, then you have to apply the rule of real account. And if the account is connected with the nominal account, then you have to apply the rule of nominal account. ठीक है, दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है, सिर्फ आपको आइडेंटिफिकेशन का जो तरीका होता है वो तो सेम होता है, लेकिन क्लासिफिकेशन का तरीका अलग अलग होता है। एक में आप रियल, पर्सनल और नॉमिनल कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं, तो इसमें आप एक्सपेंस, असेट, इनकम, लायबिलिटी और कैपिटल की कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, और अब मैं इसके बाद आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे आप इन रूल्स को अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहां पे मैं कुछ ट्रांजेक्शन्स आपके सामने लिख रहा हूं, फिर उसको क्लासिफाई करते हैं। तो यहां पे सबसे पहले ट्रांजेक्शन है। हाँ, यहां पर मैंने जो फॉर्मेट लिखा हुआ है उस फॉर्मेट में सिर्फ आपको अभी क्लासिफिकेशन करना है और ये डिसाइड करना है कि डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है और क्यों हो रहा है उसके बारे में। दिस इज नॉट द रियल वे ऑफ राइटिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि आप कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और क्रेडिट होगा और क्यों हो रहा है। कैपिटल इन्वेस्टेड इन कैश, या आप इसको कह सकते हैं स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ठीक है, तो यहां पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली इफ यू रिमेंबर कि सबसे पहले जब हमने इक्वेशन सीखी थी तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग इसमें दो चीजें अफेक्ट हो रही हैं। एक तरफ कैश है विच इज कमिंग टू द बिजनेस और दूसरा है कैपिटल। तो यहां पर एक हमारा अकाउंट जो है वो कैश है और दूसरी जो चीज है वो है कैपिटल। ठीक है, अब यहां पर टाइप ऑफ अकाउंट में अगर हम क्लासिफाई करते हैं तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न मेथड इट इज कैश इज असेट एंड कैपिटल इज कैपिटल। ट्रेडिशनल मेथड में अगर आप इसको करते हैं तो कैश इज रियल अकाउंट और कैपिटल इज पर्सनल अकाउंट। ये आपकी कैटेगरी ऑफ अकाउंट है या टाइप ऑफ अकाउंट है अंडर द मॉडर्न सिस्टम। ये असेट है और ये कैपिटल है अंडर द ट्रेडिशनल सिस्टम। इट इज रियल अकाउंट एंड इट इज पर्सनल अकाउंट। अब हाउ अफेक्टेड, तो मॉडर्न सिस्टम में आपको लिखना होता है इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, और जो ट्रेडिशनल सिस्टम है उसमें आपको रिसीवर, गिवर, कमिंग, गोइंग, एक्सपेंस, इनकम की तरीके से क्लासिफाई करना होता है। तो यहां पर हम मॉडर्न सिस्टम में अगर कर रहे हैं तो इसमें लिखेंगे हम इंक्रीज बिकॉज ऑफ कैश इज इंक्रीजिंग इन बिजनेस। ठीक है, और कैपिटल में भी इंक्रीज है बिकॉज बिफोर दिस ट्रांजेक्शन देयर इज नो कैपिटल इन द बिजनेस। ओके, अब नाउ अगर हम ट्रेडिशनल सिस्टम में लिखते हैं तो रियल अकाउंट में आपकी दो चीजें होती हैं, आइदर इनकमिंग और आउटगोइंग। तो अकॉर्डिंग टू रियल सिस्टम कैश इज कमिंग इनसाइड द, तो ये इनकमिंग होगा क्योंकि बिजनेस में पैसा आ रहा है। एंड कैपिटल में देखेंगे तो अगर पैसा आ रहा है तो देयर विल बी समबडी हु इज गिविंग। तो हु इज कैपिटल मीन्स बिजनेसमैन इज द गिवर। अब आपको रूल अप्लाई करना है कि डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। तो अगर हम मॉडर्न सिस्टम के हिसाब से चलते हैं तो इफ देयर इज इंक्रीज इन असेट, असेट अकाउंट विल बी डेबिटेड। ठीक है, और अगर हम रियल अकाउंट के रूल से चलते हैं
तो डेबिट व्हाट कम्स इन, जो चीज आ रही है हम उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो अंडर द बोथ सिस्टम जो कैश अकाउंट है वो क्या होगा, डेबिट होगा। और अब हम आते हैं कैपिटल के ऊपर। कैपिटल इज अ लायबिलिटी। लायबिलिटी के लिए रूल होता है कि अगर लायबिलिटी बढ़ रही है तो हम उसके अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। और पर्सनल अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसको एनालाइज करते हैं तो क्रेडिट टू द गिवर होता है, जो देने वाला है उसको क्रेडिट करेंगे। तो लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है इसलिए क्रेडिट करेंगे, और जो बिजनेसमैन है ही इज द गिवर, इसलिए उसके अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो अल्टीमेटली जो कैपिटल अकाउंट है वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। ओके, इस तरीके से हमने इस ट्रांजेक्शन को एनालाइज किया। अब ट्रांजेक्शन नंबर 2 में यहां पे लिख रहा हूं, परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश। कैश में हमने फर्नीचर परचेज किया। यहां पर अब जो दो अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं वो कौन कौन से अकाउंट हैं, तो फर्नीचर एंड कैश। यहां पे जितने मैंने आपको अलग अलग अकाउंट्स के नाम लिखे थे उन्हीं में से कोई चीज आपको यहां पे नजर आएगी। तो वी आर गेटिंग furniture and cash. Purchase is a common word, means we are buying something. Okay? और परचेज स्पेशली जब हम यूज करते हैं तो वो गुड्स के लिए होता है। यहां पे फर्नीचर हमने परचेज किया इसलिए हम परचेज की जगह फर्नीचर को यूज करेंगे। ओके, तो यहां पर जो दो अकाउंट आपके इन्वॉल्व हो रहे हैं, दे आर द फर्नीचर एंड अदर वन इज कैश। अब मॉडर्न टाइप ऑफ अकाउंट में मॉडर्न के हिसाब से बोथ आर असेट, फर्नीचर इज असेट एंड कैश इज ऑल्सो असेट। अगर हम ट्रेडिशनल सिस्टम के हिसाब से चलते हैं तो बोथ आर द रियल अकाउंट, कैश एंड फर्नीचर बोथ आर रियल एंड रियल। whenever there is asset तो we have to look के वो बढ़ रही है या कम हो रही है। तो फर्नीचर जो है, इफ वी आर परचेजिंग फर्नीचर इट विल इंक्रीज, तो हम यहां पर लिखेंगे इंक्रीज। एंड फर्नीचर खरीद रहे हैं और हम कैश दे रहे हैं, तो कैश जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, राइट। और अगर हम रियल अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से चलते हैं तो फर्नीचर रियल अकाउंट में वी हैव टू सी कि वेदर इट इज कमिंग और गोइंग। तो फर्नीचर इज कमिंग इसलिए आप यहां लिखेंगे इनकमिंग एंड कैश इज आउट गोइंग। अब हम रूल अप्लाई करते हैं तो असेट के लिए जो रूल होता है, डेबिट इंक्रीज इन असेट एंड क्रेडिट डिक्रीज इन असेट। तो यहां पे ये वाली जो असेट है ये हमारी इंक्रीज हो रही है इसलिए हम इसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और अगर हम इसमें ट्रेडिशनल रूल लगाते हैं तो ट्रेडिशनल रूल के हिसाब से डेबिट व्हाट कम्स इन, तो आने वाली चीज फर्नीचर है इसलिए हम उसको डेबिट करेंगे। तो अंडर द बोथ सिस्टम जो डिसीजन है वो सेम आएगा। उसके बाद यहां पे आते हैं असेट, डिक्रीज हो रही है। असेट अगर डिक्रीज होती है तो एज पर मॉडर्न रूल वी हैव टू क्रेडिट इट एंड अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल रूल क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो चीज जाती है उसको क्रेडिट करेंगे। तो डिक्रीज होना या जाना बोथ आर सेम थिंग, तो इसलिए हम यहां पर इसको क्रेडिट करेंगे। ओके, तो इस तरीके से डिसाइड हुआ कि हम कौन से अकाउंट को डेबिट करेंगे और कौन से अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। फिर उसके बाद मैं लिख रहा हूं परचेज्ड गुड्स फ्रॉम राम। हमने राम से गुड्स परचेज किए हैं, ठीक है। तो यहां पर अब आपको फिर से बात करना है कि हमने क्या किया है। तो यहां पर गुड्स जो हमारी एक चीज है और दूसरा हमने किससे खरीदे हैं, राम से खरीदे। ये ट्रांजैक्शन जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि हमने गुड्स खरीदे बट दे आर ऑन क्रेडिट, हमने उधार खरीदा है, ठीक है। तो अब यहां पर आपको जो इंडिकेट कर रहा है वो ये कर रहा है कि आपको राम को कंसीडर करना है, गुड्स को कंसीडर करना है। तो यहां पर एक अकाउंट हमारा परचेज अकाउंट या गुड्स अकाउंट आप उसको लिख सकते हैं, परचेज या फिर गुड्स, और दूसरा है राम, ठीक है। परचेज इसको आप असेट या फिर एक्सपेंस में क्लासिफाई करेंगे और राम जो है वो आपकी लायबिलिटी में क्लासिफाई होगा जिसको हम बोलेंगे क्रेडिटर, क्योंकि आपने गुड्स
उधार खरीदा है मीन्स यू हैव टू पे इन फ्यूचर, तो इट बिकम्स योर लायबिलिटी। ठीक है, तो अब आप आते हैं यहां पे, अगर आप ट्रेडिशनल सिस्टम से चल रहे हैं तो ये आपका रियल अकाउंट है, और ये पर्सनल अकाउंट है। अब हाउ अफेक्टेड, तो अगर हम मॉडर्न रूल के हिसाब से चलेंगे तो परचेज गुड्स आर इंक्रीजिंग एंड राम क्रेडिटर आर ऑल्सो इंक्रीजिंग। ठीक है, क्रेडिटर इज लायबिलिटी, राइट। और अगर हम ट्रेडिशनल रूल के हिसाब से चलेंगे तो परचेज गुड्स आर कमिंग, तो इनकमिंग आप यहां पे लिखेंगे। और पर्सनल अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप देखते हैं तो वेदर द पर्सन इज रिसीवर और गिवर, तो ऑब्वियस है कि राम इज द गिवर ऑफ गुड्स, वो हमको गुड्स दे रहा है, तो यहां पे हम लिखेंगे गिवर। ओके, अब रूल के अकॉर्डिंग अगर चलते हैं तो असेट अगर इंक्रीज होती है तो हम उसको डेबिट करते हैं, और अगर हम ट्रेडिशनल रूल के हिसाब से चलते हैं तो डेबिट व्हाट कम्स इन। ओके, तो यहां पर गुड्स जो है वो डेबिट होगा। और अब यहां पे आते हैं इंक्रीज इन लायबिलिटी, लायबिलिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो हम उसको क्रेडिट करेंगे, और अगर ट्रेडिशनल रूल के हिसाब से चले तो क्रेडिट टू द गिवर होता है, पर्सनल अकाउंट का रूल, तो यहां पर हम इसको क्रेडिट करेंगे। ओके, और अब उसके बाद हम एक और लिख रहे हैं, पेड सैलरी टू रवि, रवि को हमने सैलरी पे की है। अब ये थोड़ा सा समझना होगा आपको ध्यान से कि हम रवि को सैलरी पे कर रहे हैं, सैलरी के नाम पर हम जो पेमेंट करते हैं दैट इज कैश। ठीक है, सैलरी नाम की कोई चीज स्पेशली हम किसी को सैलरी की, भाई ये जैसे ये पेन है तो हम ऐसे सैलरी कोई चीज होती है और वो हम उसको देते हैं, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, सैलरी इज पेड इन द शेप ऑफ कैश, आप उसको कैश के रूप में पे करते हैं, राइट। और दूसरा यहां पे है रवि, तो रिमेंबर एक आपको चीज याद रखनी है कि जब भी आपका कोई एक्सपेंस होता है, जो एक्सपेंस आप इनकर कर रहे हैं, तो वहां पे इन जनरल जो पर्सनल अकाउंट होते हैं, पर्सन का जो अकाउंट होता है उसको आपको कंसीडर नहीं करना होता है, पहली चीज। और दूसरा ये कि जब यहां पर ऐसा लिखा हुआ है पेड सैलरी, तो यहां पर कंपल्सरी या तो चेक से पेमेंट होगा या फिर कैश में पेमेंट होगा, दो में से कोई एक चीज होगी ही होगी। फिलहाल यहां पे नहीं लिखा हुआ है इसलिए हम मान के चल रहे हैं कि सैलरी इज पेड इन कैश। ओके, तो यहां पर हमारे लिए जो चीज होगी वो होगी एक तो सैलरी, और दूसरा जो अकाउंट होगा वो होगा कैश। ओके, यहां पे रवि को आप मार्क नहीं करेंगे। ठीक है, तो वेन एवर देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ नॉमिनल अकाउंट या फिर कैश, सॉरी एक्सपेंसेस का जब अकाउंट होता है तो वहां पे इन जनरल आप पर्सनल अकाउंट को क्या करते हैं, ओमिट कर देते हैं, हटा देते हैं, छोड़ देते हैं, उसको अलग कर देते हैं, उसको आप कंसीडर नहीं करते हैं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ कंसीडर करना है एक तो एक्सपेंस, और दूसरा होगा आपका कैश या फिर चेक से अगर पेमेंट हो रहा है तो वहां पे होगा टैक्स। ओके, अब यहां पर हम आते हैं कैटेगरी टाइप ऑफ अकाउंट है, सैलरी इज एक्सपेंस अकॉर्डिंग टू मॉडर्न सिस्टम, और एक्सपेंस में यहां पर ट्रेडिशनल सिस्टम में अगर आप करेंगे तो ये नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट में दो कैटेगरी होती हैं, उसमें भी ये एक्सपेंस ही लिखा जाता है। दूसरा जो आपका अकाउंट है वो कैश अकाउंट है। कैश अकाउंट मॉडर्न सिस्टम में जो होता है वो असेट में आता है, जबकि ट्रेडिशनल सिस्टम में ये रियल अकाउंट में आता है। ओके, अब यहां पर आप देखें हाउ अफेक्टेड। मॉडर्न सिस्टम में अगर आप बात करते हैं सैलरी, एक्सपेंसेस आर बीइंग इनकर्ड मींस खर्चे बढ़ रहे हैं, तो आप इसको लिखते हैं इंक्रीज। ओके, और यही चीज ट्रेडिशनल सिस्टम में जब आप लिखते हैं तो उसको आप लिखते हैं एक्सपेंस। ओके, और अब आप आते हैं कैश पर, असेट, रियल अकाउंट, रियल अकाउंट सॉरी असेट में जब आप मॉडर्न सिस्टम में आते हैं तो मॉडर्न सिस्टम में आपको देखना होता है असेट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तो इट इज डिक्रीजिंग। और जब आप आते हैं ट्रेडिशनल सिस्टम में रियल अकाउंट, तो रियल अकाउंट में आप देखते हैं व्हाट इज कमिंग एंड व्हाट इज गोइंग, तो कैश इज गोइंग, इसलिए आप यहां पे लिखेंगे आउट गोइंग। और अब आप इसको डेबिट या क्रेडिट डिसाइड करेंगे,
तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न सिस्टम, इफ देयर इज एक्सपेंस एंड एक्सपेंसेस आर इंक्रीजिंग, दे विल बी डेबिटेड। ओके, और अगर आप नॉमिनल अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से चलते हैं तो नॉमिनल अकाउंट इफ इट इज एक्सपेंस तो आपको उसको डेबिट करना है, तो आप यहां पर इसको डेबिट करेंगे। और अब अपन आते हैं असेट, रियल अकाउंट, सॉरी कैश, जो असेट अकाउंट है, असेट के केस में आपको देखना होता है वेदर इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो कैश इज पेड मींस डिक्रीजिंग, तो यहां पर जो चीज डिक्रीज होती है, जो असेट डिक्रीज होती है, उसके अकाउंट को आप क्रेडिट करते हैं। और अगर आप चलते हैं रियल अकाउंट की कैटेगरी, सॉरी ट्रेडिशनल अकाउंट के सिस्टम से, तो रियल अकाउंट में आपको देखना होता है वेदर इट इज कमिंग और गोइंग। तो बिकॉज ऑफ वी आर पेइंग सैलरी, इट मींस कैश इज गोइंग, तो इन बोथ द सिचुएशंस वी हैव टू क्रेडिट टू द कैश। ओके, ये कुछ ट्रांजेक्शंस मैंने लिए और उनको आपको एक्सप्लेन किया कि आप उसको कैसे एनालाइज करेंगे। ओके, तो ये एनालिसिस का सिस्टम मैंने आपको दोनों तरीके से बताया है, मॉडर्न सिस्टम से भी और ट्रेडिशनल सिस्टम से भी। जो आपको इजी गोइंग लगता है आप उसको समझ के उसके हिसाब से डेबिट और क्रेडिट डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, जब आप जर्नल एंट्री बनाते हैं, जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखते हैं, तो वहां पे आपको स्पेसिफाई नहीं करना होता है कि व्हाई यू हैव डेबिटेड एंड व्हाई यू हैव क्रेडिटेड एंड विच टाइप ऑफ अकाउंट इज अफेक्टेड, वगैरह वगैरह जैसी चीजें। सिंपली वहां पे आपको लिखना होता है कि आप कौन से अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं और कौन से अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं। देयर इज नो रीजन इज टू बी मेंशन्ड। ठीक है, आपको कहीं से कहीं तक वहां पे कोई लॉजिक नहीं बताना है, कोई रीजन नहीं बताना है कि आपने क्यों डेबिट किया और क्यों क्रेडिट किया है। ठीक है, इफ यू आर कंफर्म अकॉर्डिंग टू रूल कि आप इस अकाउंट को डेबिट करेंगे मतलब डेबिट करेंगे और क्रेडिट करेंगे तो क्रेडिट करेंगे। अब अगर आपने डिसाइड करने में गलती की है तो आपका सॉल्यूशन गलत होगा, अदरवाइज आपका सॉल्यूशन सही होगा ही होगा। ठीक है, तो बिफोर राइटिंग द जर्नल एंट्री यू हैव टू एनालाइज इन योर माइंड। अभी आप प्रैक्टिस के लिए अपनी नोटबुक में इसी तरीके से करेंगे कि आप क्यों डेबिट कर रहे हैं, क्या नेचर ऑफ अकाउंट है, कैसे अफेक्ट हो रहा है, फिर उसको हम क्यों डेबिट करेंगे, क्यों क्रेडिट करेंगे। तो उसके लिए आपको लॉजिक मींस हाउ अफेक्टेड लिखना है कि इनकमिंग हो रहा है, आउटगोइंग हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और फिर आप डिसाइड करेंगे कि हम इसको डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे। राइट, और अब मैं आपको फिर कुछ क्वेश्चंस के लिए बोल रहा हूं कि आप बुक से इस तरीके से, बुक में भी आपको समझाया हुआ है, बुक से आप समझने की कोशिश करें, क्योंकि वीडियो से मैं आपको बहुत ज्यादा चीजें नहीं समझा सकता हूं, नहीं समझा पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि जब तक आप मेरे सामने नहीं होते हैं और आपका रिएक्शन मेरे को नहीं मालूम पड़ता है, तब तक मैं कुछ समझ नहीं पाता हूं कि आपको वो चीज समझ में आई या नहीं आई है। ठीक है, तो आप बुक से भी कोशिश करें समझने की, और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश आपको जरूर करनी पड़ेगी। अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आप बुक से पहले एग्जांपल्स करें, एग्जांपल्स में पहले ये वाला जो सिस्टम समझाया हुआ है, इस सिस्टम से आप डेबिट और क्रेडिट डिसाइड करना सीखें, और उसके बाद मैं जर्नल एंट्री कैसे करते हैं उसको मैं जब आपको सिखाऊंगा तो आप उस तरीके से जर्नल एंट्री करना सीखेंगे। ठीक है।